आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी और हेल्थ भी आप लोगों की बढ़िया होगी। फिलहाल शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। इससे पहले हम लोग टेंसेज, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स के बारे में बात कर चुके हैं। 4 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज आपका 4 अक्टूबर है। कौन सी डेट है? 4 अक्टूबर है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बेसिकली क्लास है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो अक्सर इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट वर्ब इतनी बेसिक चीज़ है कि हर बच्चे को पता ही होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को इनकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं पता होती है। बड़े बड़े सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब पहचानना तो बहुत दूर की बात है, छोटे छोटे में भी नहीं पहचान पाते। तो चैप्टर और चैप्टर से रिलेटेड जितने भी और भी दूसरी चीज़ें हैं मैंने सब पढ़ाई हुई हैं अच्छे से। अगर कोई नया बच्चा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं लॉजिकली, और अब हम उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स से। क्लियर? शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। किसी बच्चे ने नहीं देखी है वो क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप फटाफट से उनको देख लीजिए। टाइम लगेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। उम्मीद करता हूँ कि PDF आपने लगा ली होगी और जो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए होंगे। रेडी हैं सभी? चलिए आ जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर was seen hundreds of cattle including some lambs। पहली बात तो पास्चर का मतलब समझेंगे, ये एक ऐसा हरा भरा एरिया होता है जहाँ पे छोटी छोटी घास होती है, जहाँ पे गाय भैंस जो होती है वो चरने के लिए जाती है। बेसिकली चारगाह कहते हैं इसे। क्लियर? तो कह रहा है कि 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर। बियॉन्ड का मतलब होता है के परे। तो वो जो एरिया था पास्चर, मतलब मान लो ये जो एरिया था इससे 2 मील दूर देखा गया। किसे देखा गया? हंड्रेड्स ऑफ कैटल को देखा गया, बहुत सारी गाय भैंसों को देखा गया, मवेशी को देखा गया, साथ में कुछ लैम्ब्स को भी देखा गया, मेमनों को भी, भेड़ के बच्चों को भी देखा गया। यस और नो? तो बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं इसके सब्जेक्ट के बीच में। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो वर्ब आई हुई है ना, उसका सब्जेक्ट पास्चर नहीं है, उसका जो सब्जेक्ट है हंड्रेड्स ऑफ कैटल है। क्या है? हंड्रेड्स ऑफ कैटल। क्योंकि बियॉन्ड तो प्रेपोजिशन होता है और प्रेपोजिशन के बाद तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। यस और नो? और 2 miles कैसे सब्जेक्ट हो सकता है? 2 miles को कैसे देखा जा सकता है? बताओ मुझे। बियॉन्ड इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। ये वर्ब है, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए होगी, तो आपका ये तो हो नहीं सकता, तो अब यही बचा है। लेकिन 2 miles भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। 2 miles को कैसे देखा जाएगा? अरे 2 माइल दूर देखा गया। क्या देखा गया? हंड्रेड्स ऑफ कैटल को देखा गया, गाय भैंसों को देखा गया, वो मेन सब्जेक्ट है। और आपको पता है वो प्लूरल है। अगर कैटल शब्द प्लूरल है तो बेटा फिर वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए ना। क्या आएगा? वर सीन 100। कभी कभी क्या होता है ऐसे केसेस में सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। कुछ कुछ केसेस में होता है कि सब्जेक्ट शुरू में ना लिख के पीछे लिखा होता है। तो एक्सेप्शंस होते हैं, इनमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रीडिंग की थोड़ी बहुत आपको सेंस है तो आप क्वेश्चन बना देंगे। रट्टाफिकेशन ना मारे, इसलिए कहा जाता है कि रीडिंग भी अच्छी करें ताकि आपके बाकी क्वेश्चन भी बने जो जिसमें ग्रामर एकदम से लॉजिक नहीं दे रही होती है, स्ट्राइक नहीं करती है बेसिकली। It is noticed that the elite class have no soft corner for the downtrodden, who are the real victims of the present social setup। elite class मतलब हाई फाई लोग जो होते हैं, अमीर घराने के लोग होते हैं बेसिकली, अरिस्टोक्रेट जिसे हम कहते हैं। और डाउन ट्रोडन मतलब गरीब लोग होते हैं बेसिकली। तो ये नोटिस किया गया है कि जो एलीट क्लास है उनके दिल में कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता गरीब लोगों के प्रति, और वो गरीब लोग रियल विक्टिम्स होते हैं, है ना। किसी भी आज के टाइम में समाज में अगर हम बात करें तो रियल विक्टिम वही होते हैं। मिस्टेक यहाँ पे ये है कि एलीट क्लास आपका कलेक्टिव नाउन में यूज़ होगा, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको नाउन चैप्टर में पढ़ाया था, मुझे याद आ रहा है कि जब हम बोलते हैं खाली द एलीट, तो आपको पता है कि जो एलीट वर्ड है ना, एलीट, ये एक एडजेक्टिव है। और किसी भी एडजेक्टिव के पहले दा लगाते हैं तो दा प्लस एडजेक्टिव का मतलब होता है उसकी पूरी क्लास, मतलब वो सारे लोग। जैसे याद आ रहा होगा आपको पुअर, मैं आपको याद दिलाता हूँ। पुअर एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले दा नहीं लगता, लेकिन लगा दिया तो आपको पता है दा पुअर का मतलब है सारे गरीब लोग, ऑल पुअर पीपल। यस और नो? और ये जो टर्म होती है ये प्लूरल होती है। दा पुअर प्लूरल टर्म है, इसका मतलब सारे गरीब लोग। ऐसे ही दा रिच, सारे अमीर लोग, प्लूरल टर्म होती है, मैंने पढ़ाया हुआ है। लेकिन मैंने कह दिया आपको द पुअर क्लास। क्या कह दिया? द पुअर क्लास। अब ये सिंगुलर है क्योंकि ये द आर्टिकल अब क्लास के लिए आया, ये नाउन है। पुअर मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, क्लास ग्रुप का सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पे ये सिंगुलर होता है। अगर खाली द एलीट लिखा होता तो ये प्लूरल होता, द प्लस एडजेक्टिव। लेकिन एलीट क्लास है तो आपको इसे सिंगुलर करना पड़ेगा। ऐसे ही डाउन ट्रोडन का दूसरा नाम पुअर होता है। देखो द पुअर है और ये प्लूरल टर्म है, आप देखो आगे वर्ब भी प्लूरल है। लेकिन अगर आगे क्लास लिखा होता तो वो ग्रुप बन जाता, वो सिंगुलर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हैज़ हमने यूज किया। द एलीट का मतलब अमीर लोगों की बात हो रही है, ठीक है, क्लियर। हैज़ आएगा यहाँ पे।
थर्ड, रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन। अब आपको पता है एज वेल एज हो गया, अलॉन्ग विद हो गया, इनसे पहले वाला जो मेन वर्ड होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग आती है। तो फ्रेंड्स मेन सब्जेक्ट नहीं है, आपका ऋतु है, ध्यान रखिएगा। और एज वेल एज ये प्रेपोजिशन फ्रेज होते हैं, इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, आपको पता है यही सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग आएगी। मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है, आपको याद आ रहा होगा, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैज टेकन द इंटरव्यू। ठीक है, चलें, चलो आ जाओ, करो भाई इनको फटाफट बनाओ, क्या बनेगा इनमें, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। चलो उम्मीद करता हूँ बना लिया होगा। इज देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, डिस्पोज ऑफ का मतलब किसी बिल्डिंग को तोड़ना भी होता है। बेसिकली गेट रिड ऑफ समथिंग इसका मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना, उसको फेंक कर, तोड़ कर, त्याग कर, किसी भी तरीके से। तो कह रहा है कि कोई भी डिफिकल्टीज आ रही हैं क्या डिस्पोज ऑफ करने में इस गॉर्जियस बिल्डिंग को, जो कि बनी हुई है इतने खुले और ब्यूटीफुल कैंपस के ऊपर। तो आप देख पा रहे हैं इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले चली जाती है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। सब्जेक्ट अगर बाद में है तो डिफिकल्टीज प्लूरल है, अगर प्लूरल है तो फिर वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, आर होना चाहिए, आर देयर एनी डिफिकल्टीज आएगा। सिक्स्थ में द लीडर एज वेल एज, अभी देख क्या है, ये मेन सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आनी चाहिए। फॉलोवर्स मेन सब्जेक्ट नहीं है, लीडर है तो इज आएगा। फॉलोवर्स ऑब्जेक्टिव केस होता है, एज वेल एज यहाँ पे प्रेपोजिशन फ्रेज है, आप लोग जानते हैं। द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वर सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजॉरिटी। कि रिक्वेस्ट जो है वर्कर्स यूनियन की वो ये है कि उनकी जो वेजेस है ये इंक्रीज होनी चाहिए और सपोर्ट किया गया वर्स्ट मेजॉरिटी के द्वारा। अब किस चीज को सपोर्ट किया गया, इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा, ढूंढ के बता दो। अरे इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा, किस चीज को सपोर्ट किया गया, रिक्वेस्ट को। जो रिक्वेस्ट है वर्कर्स यूनियन की, क्या रिक्वेस्ट है कि उनकी जो इनकम है वो बढ़नी चाहिए। इस रिक्वेस्ट को सपोर्ट किया गया वर्स्ट मेजॉरिटी के द्वारा, बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा। तो रिक्वेस्ट सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, वोज आएगा ना। बाकी और सब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है ऑफ प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो वर्कर्स यूनियन ऑब्जेक्ट है। यस और नो। आगे फिर दैट से नया क्लोज शुरू हो गया, दैट कंजंक्शन है, देयर वेजेस आपका सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब शुड बी इंक्रीज्ड है। आप देख पा रहे हैं कि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस वाले सब्जेक्ट की वर्ब ये वाली है, तो फिर इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा बताओ, यही बचा हुआ है ना, रिक्वेस्ट बचा हुआ, रिक्वेस्ट को ही सपोर्ट किया जा सकता है, तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, वर आएगा। Along the northern frontier of India is seen of the Himalayas mighty in their splendor। ये देखो यही वाला सेम जो पहला क्वेश्चन था, याद करो, जिसमें 2 miles beyond में जो सब्जेक्ट था पीछे लिखा हुआ था, देखा गया किसको, हंड्रेड्स ऑफ कैटल को देखा गया। सिमिलर तरीके से यही है कि अलोंग बेसिकली आप लोग जानते हैं बेटा प्रेपोजिशन होता है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। द नॉर्दर्न फ्रंटियर अलोंग का ऑब्जेक्टिव केस है। ऐसी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में बेटा प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। इंडिया भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे वर्ब लिखी हुई है, उसका सब्जेक्ट है नहीं, तो आप सेंटेंस पढ़ो कि अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर, नॉर्दर्न फ्रंट में मतलब नॉर्थ में इंडिया के देखा गया, क्या देखा गया, हिमालयाज माइटी देखे गए। अब देखे जाने वाली वर्ब का डूअर कौन है, हिमालयाज ही तो है, बेसिकली यही तो देखा गया ना। मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा, डूअर कह रहा हूँ, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा, हिमालयाज ही तो है, यहाँ पे वही तो देखे गए। क्योंकि अगर ये वाला वर्ड प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, अगर ये वाला वर्ड प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कहीं ना कहीं तो होगा, बिना वर्ब के सब्जेक्ट तो आ नहीं सकती। तो हिमालयाज है और वो प्लूरल है, तो आर सीन आना चाहिए। बोलो हाँ, समझ में आया? अरे बोलो ना हाँ, नहीं बोलोगे मत बोलो, आ जाओ और देखते हैं। अरे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। द पब्लिशर सेज दैट देयर इज मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। ध्यान रखना, देयर से जब कभी भी सेंटेंस शुरू होता है, उसके बाद जो वर्ब आती है उसके बाद उसका सब्जेक्ट आता है हमेशा। देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो वर्ब होती है उसके बाद वाले वर्ड पर डिपेंड होती है, उसके बाद आता है वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। इसमें भी बच्चे जनरली तभी कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि वर्ब से पहले ही हमेशा सब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा देयर इज अ बॉय, क्या कहा, देयर इज अ बॉय, इज है, लेकिन मैंने कहा देयर आर 2 बॉयज, देयर आर 2 बॉयज, 2 बॉयज आते ही आर आ गया। तो देयर के बाद जो वर्ब होती है उसके बाद उसका सब्जेक्ट होता है। ऐसे ही अब बताओ, देयर के बाद इज आ रखा है तो उसके बाद उसका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिखा हुआ है एंड दैट इज प्लूरल। देन हाउ कैन यूज अ सिंगुलर वर्ब ओवर हियर, इट मस्ट बी आर। द पब्लिशर सेज दैट देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। जैसे देयर आर 2 बॉयज होता है, देयर इज अ बॉय होता है, ऐसे देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है।
हिज पॉलिटिक्स, आपको याद आ रहा है पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब के सब सब्जेक्ट होते हैं। पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ये सब के सब सब्जेक्ट होते हैं, दिखते प्लूरल है, होते सिंगुलर है, लेकिन अगर इनके पहले दा का यूज हो जाए, मैंने बताया था, या फिर कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, माय, आवर, योर, हिज, हर, द मैथमेटिक्स, द पॉलिटिक्स, द इकोनॉमिक्स, तो इस केस में ये प्लूरल बन जाते हैं, अपने बाद वर्ब भी प्लूरल लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स का काम करते हैं। देख पा रहे हैं आप, हिज पॉलिटिक्स प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या आएगा, आर आएगा। खाली पॉलिटिक्स है तो इज होगा, खाली मैथमेटिक्स है इज होगा, द मैथमेटिक्स है तो आर हो जाएगा, हिज मैथमेटिक्स है आर हो जाएगा। उस केस में वो कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं, पूरा डिटेल में ये पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 bars। अब देखो ये वही सेम चीज है, आउटसाइड फिर से प्रेपोजिशन है, जस्ट तो एडवर्ब होता है, जस्ट एडजेक्टिव भी होता है, तब उसका मतलब होता है फेयर, कि इसने जो डिसीजन दिया ये जस्ट है, जस्ट मतलब फेयर डिसीजन दिया, सही डिसीजन दिया, वो तब एडजेक्टिव होता है, उसका मतलब उस केस में सही होता है। जैसे सही गलत में सही जो शब्द होता है ना, कि डिसीजन जस्ट था, सही था, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब है कि जस्ट आउटसाइड द होटल देखे गए 2 बार्स। अब आप मुझे बताओ, अगर आउटसाइड प्रेपो है तो प्रेपो के बाद तो बेटा ऑब्जेक्ट आते हैं, तो इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, और वर्ब का सब्जेक्ट है तो नाउन प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होते हैं, एडवर्ब थोड़ी सब्जेक्ट होता है। तो यही बचा ना, 2 बार्स की बात हो रही है। बताओ भाई यहाँ पे आर आएगा नहीं आएगा, येस और नो। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास अधिकार है आलोचना करने का, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो। याद आ रहा है, ईच ऑफ के बाद, आइदर ऑफ के बाद, नाइदर ऑफ के बाद कैसा भी वर्ड आ जाए, वर्ब सिंगुलर आती है, बताया था मैंने, और कैसा भी क्या, प्लूरल ही आता है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल आता है, वर्ब आपकी सिंगुलर आती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ऑफ प्रेपो है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ईच सब्जेक्ट है, ईच सिंगुलर है, तो फिर वर्ब भी हैज आती है सिंगुलर। हम में से प्रत्येक की बात हो रही है, 1 by 1 बात करते हैं, हैज आता है, बोल दो हाँ, नहीं बोलोगे, चलो आ जाओ। 13th, हर पग्नेशियस डॉटर ऑलवेज डू समथिंग दैट मे इनकर इंसल्ट ऑन हर नेबर्स हु होल्ड अ रॉन्ग ओपिनियन अबाउट अ फैमिली। पग्नेशियस का मतलब लड़ाकू, लड़ने वाली, हमेशा गुस्से में रहती है। हर पग्नेशियस डॉटर ऑलवेज डू समथिंग, डॉटर है ना बेटा तो डज समथिंग होना चाहिए, सिंगुलर है ना, तो प्लूरल वर्ब कैसे आ गई। वन ऑफ के बाद आप जानते हैं नाउन प्रोनाउन प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। कह रहा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेज इन मुंबई इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट। नो एरर है क्या, पता है ना आपको, वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। तो आप देख पा रहे हैं, वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल है, वो वर्ब भी सिंगुलर है। नो एरर है, चेक करते हैं, हाँ जी सर नो एरर है। 15th, आर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एश्योर्ड अस दैट, हमें इस बात का दिलासा दिलाते हैं कि एक सीरीज ऑफ लेक्चर मिल्टन के ऊपर अरेंज किया जाएगा, सीरीज ऑफ लेक्चर को अरेंज किया जाएगा द फॉलोइंग वीक, आने वाले हफ्ते में। सो वी शुड नॉट क्रिएट एनी न्यूजेंस, न्यूजेंस मतलब कोई फर्स्ट क्रिएट मत करो, मतलब कोई भी ड्रामा, कुछ भी पैनिक क्रिएट मत करो, शोर मत मचाओ, आ जाएगा, कहने का मतलब ये है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये सब्जेक्ट था तो इसकी वर्ब एश्योर्ड थी। अब यहाँ पे आया हुआ दैट अलग से क्लोज शुरू हो गया। अ सीरीज ऑफ लेक्चर है, ऑन प्रेपो है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होते हैं। ये वाली वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है, अ सीरीज ऑफ लेक्चर। अ सीरीज ऑफ लेक्चर में मेन सब्जेक्ट कौन सा है, सीरीज है, क्योंकि ऑफ तो प्रेपो है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, सीरीज बचा, और सीरीज सिंगुलर होता है, आपको पता है, ग्रुप है, ग्रुप है तो क्या आएगा, वोज आएगा। अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स है, ऐसे ही मैंने आपसे एक टर्म और पूछ लिया, टीम ऑफ प्लेयर्स, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, क्योंकि अ टीम मेन सब्जेक्ट है। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर है, गैलेक्सी मेन सब्जेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जैसे अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर, सेम बात, अ बॉडी, बॉडी मेन सब्जेक्ट है ना, ग्रुप की बात हो रही है, बॉडी यहाँ पे ग्रुप का सेंस दे रहा है, ये वाली बॉडी की बात नहीं हो रही है ना, हुड दबंग दबंग नहीं चल रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। चलें, बड़े प्यारे बच्चे हैं, आ जाइए। 17th क्वेश्चन फटाफट से निपटाएंगे इसे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स whom I have chosen to take the part in the cultural programs to be performed in the city hall are up to the mark। अब बच्चे होते हैं इसको लेके बड़े कंफ्यूज, वो देखते हैं सर ने कहा था कि ईच ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल आता है और वर्ब आती है सिंगुलर, यहाँ पे कुछ लोग हैव को हैज़ कर देते हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ईच ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर यहाँ पे करेंगे। सर ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा ध्यान से समझना, कह रहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स में से प्रत्येक
कौन से सारे स्टूडेंट्स? वही सारे स्टूडेंट्स जिसको मैंने चूज किया है, जो पार्ट लेंगे कल्चरल प्रोग्राम्स में परफॉर्म करने के लिए सिटी हॉल के अंदर। उन सारे स्टूडेंट्स में से प्रत्येक अप टू द मार्क है, मतलब प्रत्येक बढ़िया है। अप टू द मार्क का मतलब बढ़िया है, बिल्कुल सही है वो। तो कौन अप टू द मार्क है? सारे स्टूडेंट में से प्रत्येक, ये है ना मेन सब्जेक्ट। दूसरा आपको पता है कि होम रिलेटिव प्रोनाउन है बेटा, वो इसको रिलेट कर रहा है। हैव चूजन जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट आई है। आप ध्यान से देखो ना, ये पार्ट जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स में से प्रत्येक अप टू दी मार्क हैं, बस इतना बोलना था, लेकिन उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। बहुत सारे स्टूडेंट्स में से प्रत्येक, कौन से बहुत सारे स्टूडेंट? वही जिनको चूज किया है पार्ट लेने के लिए, परफॉर्म करेंगे सिटी हॉल में, उनमें से प्रत्येक अप टू दी मार्क है। आ रही बात समझ में? अरे इंटेलिजेंट बच्चे हैं अपने, ऐसी बात थोड़ी है। एवरीबडी अमंग द बिजनेसमैन, अमंग प्रेपोजिशन होता है भाई, साफ साफ पता है, बिटवीन, अमंग, अमिड। प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं भाई, ये रही वर्ब, वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, एवरीबडी मेन सब्जेक्ट, और वो सिंगुलर होता है तो वो जाएगा। एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, समबडी, समवन, सब सिंगुलर होते हैं, बोल दो हाँ। मोस्ट ऑफ द न्यूज, आपको ध्यान है मोस्ट ऑफ के बाद जैसा नाउन वैसी वर्ब। मोस्ट ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, इसके बाद जैसा नाउन वैसी वर्ब। न्यूज लिखा हुआ अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? अनकाउंटेबल आनी चाहिए, सॉरी सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो आपने देखा अधिकतर न्यूज, अधिकतर न्यूज, पर्टेनिंग का मतलब होता है रिलेटेड। अधिकतर न्यूज, वो न्यूज जो रिलेटेड है सडन डिमाइज ऑफ डॉक्टर सेन, डिमाइज का मतलब डेथ। वो न्यूज जो कि रिलेटेड है डॉक्टर सेन की अचानक से हो जाने वाली मौत से, उस न्यूज को कम्युनिकेट किया गया है कुछ रफियंस के द्वारा, जिनको मैं जानता हूं बहुत बढ़िया से। रफियंस का मतलब मेरे ख्याल से कुछ गुंडे डकैत टाइप के लोगों को बोलते हैं, या फिर कोई नेगेटिव वर्ड है, एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, नेगेटिव वर्ड है कुछ, मतलब अशरारती तत्व बेसिकली जो होते हैं। लेकिन मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब पता लगी आपको बेटा, ये वर्ब है और ये इसका सब्जेक्ट है। मोस्ट ऑफ द न्यूज, मोस्ट ऑफ के बाद जैसा नाउन वैसी वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब हैज आना चाहिए। समझ में आया क्या? अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये पर्टेनिंग वर्ब नहीं है, कि बेटा ये पर्टेनिंग वर्ब नहीं है, ये आपका पार्टिसिपल है। आपको ध्यान है वर्ब के साथ आईएनजी वाला फॉर्म। अब देखो वर्ब के साथ आईएनजी वाला फॉर्म यहाँ पे क्या काम कर रहा है, जरा चेक करके बताओ। वर्ब के साथ आईएनजी वाला फॉर्म नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कि अधिकतर न्यूज, वो न्यूज जो रिलेटेड है। अब ये रिलेटेड वर्ड किसको बोला हुआ है? न्यूज को ही तो बोला हुआ है। न्यूज नाउन है, नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है, तो वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म एडजेक्टिव बनी हुई है। जब कभी भी वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म एडजेक्टिव होती है उसे पार्टिसिपल कहते हैं। बोल दो जरा क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। बनाई हुई है ना जेरेंड वर्सेस पार्टिसिपल की वीडियो, वर्ब चैप्टर में भी पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ रखा होगा। ऐसे समझ में नहीं आएंगी चीज़ें कभी। आप सोचो सीधा वीडियो शुरू कर दी और बस अब कर लेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व। कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे एक्चुअल में। वो हुआ ये हो गया वो हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। ये मेन वर्ब है, यहाँ पे हैज़ आना चाहिए, न्यूज़ उसका मेन सब्जेक्ट है। हालांकि दीज बिल्डिंग्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर, देयर आ गया। देयर के बाद जो वर्ब आती है उसके बाद वाला उसका मेन सब्जेक्ट होता है। मच इंप्रूवमेंट है, मच सही समझ में आ रहा है। अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो क्या आएगा? हैज़ आएगा। बोलो हाँ। चलें जी, चलो आ जाओ जी। 21st, ही ऑफन सेज दैट इट आर। अब ध्यान रखना, एक बात सुन लेना, जब कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में इट सब्जेक्ट आ जाए ना और वो इंट्रोड्यूस कर रहा हो, इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है और वो इंट्रोड्यूस करता हमेशा अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे मैंने कहा इट वॉज आई, इट वॉज आई, लेकिन मैंने कहा इट वॉज दे, ये भी सही है, वो थे। इट वॉज दे हु वर रनिंग वेरी फास्ट, इट वॉज दे, इट वॉज बोला। दे मेन सब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर, ध्यान रखना इस चीज को। इट वॉज दे में दे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है, उसके बाद लिखा हुआ वर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इट से शुरू होने वाला इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो है ये, इसके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। तो भले इसके आगे ऑब्सीन फिल्म्स लिखा हो, आप देख पा रहे हैं, देयर की तरह नहीं है। देयर वाले केस में क्या होता है, वो जो वर्ब होती है उसके बाद वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड होती है। लेकिन इट वाले में ऐसा कुछ नहीं होता, आगे प्लूरल हो सिंगुलर हो कुछ हो जाए, वर्ब हमेशा सिंगुलर। ठीक है, बहुत सिंपल है, सिंपल। देयर वाले में उसके बाद वाले सब्जेक्ट पे देखना है, देयर भी इंट्रोडक्टरी होता है, इट भी इंट्रोडक्टरी होता है, लेकिन इट में हमेशा सिंगुलर वर्ब। इट ऑफन, ही ऑफन सेज दैट इट इज दीज ऑब्सीन फिल्म्स। ऑब्सीन मतलब अभद्र मूवीज, जो कि क्या करती हैं, लीड द यूथ टू देयर मॉरल डिग्रेडेशन। ये अभद्र मूवीज से जो यूथ है उनका मॉरल डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब उनकी जो नैतिकता है वो खत्म हो रही है। डिग्रेड का मतलब खत्म होना, वैल्यू में कमी आना।
और रिस्पॉन्सिबल हैं समाज में जो एविल्स हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्लियर? एविल मतलब जो गलत चीज़ें फैल रही हैं। नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेज। याद है, नॉट ओनली के बाद एक सब्जेक्ट हो, बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट हो, नियरेस्ट सब्जेक्ट मेन होता है, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, इज नहीं आर आएगा, क्योंकि ऑफ तो प्रेपो है और दिस नर्सिंग होम तो ऑब्जेक्ट हो गया ना प्रेपो का। इज वर्ब है तो उसको सब्जेक्ट चाहिए होगा, नर्सेज काइंड और हेल्पफुल होगी ना। देयर के बाद जो वर्ब आती है उसके बाद वाले पे डिपेंड होती है। अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस है, और आप लोगों को पता है अ नंबर ऑफ के बाद नाउन टू नाउन प्लूरल आता है, और नंबर ऑफ का मतलब मैनी होता है। अ नंबर ऑफ बॉयज़ का मतलब मैनी बॉयज़ होता है, मतलब प्लूरल टर्म है। प्लूरल टर्म है तो अपीयर्स कैसे होगा? अपीयर होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। द टीचर फेस द सेम प्रॉब्लम्स इन देयर डे टू डे लाइफ्स एज डू एन ऑर्डनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी। टीचर्स फेस करते हैं सेम प्रॉब्लम्स डे टू डे लाइफ में, जैसे कि कोई ऑर्डनरी, जैसे वैसे मुझे यहाँ से एक बात ध्यान आ गई, मैं आपको, चलो पहले क्वेश्चन करवाता हूँ फिर बताता हूँ आपको क्या मिस्टेक लग रही है आपको। क्वेश्चन का मतलब है कि जनरली आमतौर पर जो हमारी रूटीन लाइफ होती है इसके अंदर किसी जो आम इंसान को प्रॉब्लम आती है, टीचर्स को भी वही सेम प्रॉब्लम आती है, कोई वो अलग दुनिया के थोड़ी है ना, वो अलग कोई ग्रह से थोड़ी आए हैं कि भाई रिमोट वर्क हो गया है यहाँ बस गए हैं, ऐसा थोड़ी है। यस और नो? तो अब ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपका इन्वर्जन से रिलेटेड। सर वो क्या होता है? पढ़ा है मैंने इन्वर्जन, लेकिन बता देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा जब भी दो स्टेटमेंट को रिपीट करना होता है तो हम इन्वर्जन का यूज़ करते हैं। समझ में नहीं आ रही ना? मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा, किसी ने कहा आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, मैंने ये मूवी देखी है, और मुझे ये बात बोलना है कि मैंने भी ये मूवी देखी है, तो मैं या तो ये बोलूंगा कि आई हैव वॉच्ड दिस मूवी टू, TOO2, या फिर मैं ऐसे बोलूंगा सो हैव आई। सुना होगा आपने ऐसा। किसी ने कहा आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, मैंने ये मूवी देखी है, मैंने कहा सो हैव आई, तो क्या सो हैव आई मतलब मैंने भी देखी है। मैंने कहा ही गोज टू कॉलेज डेली, ही गोज टू कॉलेज डेली, सो डू आई, सो डू आई का मतलब मैं भी जाता हूं, तो क्या हो गया। मैंने बोला सो डज ही, मतलब वो भी जाता है, तो क्या हो गया। इन्वर्जन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सो का यूज करते हैं या फिर नाइदर का यूज करते हैं। नाइदर के अलावा नोर का भी यूज करते हैं सेम बात को रिपीट करने के लिए। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, सो हैव आई। ही गोज टू कॉलेज, सो डज ही, सो डू आई। आई हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी, नोर हैव आई। समझ में आया? ही डज नॉट गो टू कॉलेज, नोर डू आई, नोर डज ही। समझ में आ रहा है ना? तो वही है, देखो टीचर्स फेस करते हैं सेम प्रॉब्लम्स अपनी डे टू डे लाइफ में, तो क्या ऑर्डिनरी मैन भी करता है, सो डू एन ऑर्डिनरी मैन। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्ब आती है ना बेटा, सो एज भी इन्वर्जन बनाता है सो के साथ साथ, ठीक है, एज, सो और नाइदर नोर ये सब इन्वर्जन बनाते हैं। ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट ये है। जैसे मैंने कहा था नोर डू आई, नोर डज ही बोला डज लिख दिया, आई बोला डू लिख दिया, चेंज कर रहा हूं ना। तो ऑर्डिनरी मैन मेन सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ बेटा डज आता है। समझ में आया क्या? ये पढ़ाया हुआ है डिटेल में वैसे मैंने, लेकिन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाँ, बात याद आ गई मुझे। एक्चुअल में ये बात है दिल्ली की, बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी सी इसी से रिलेटेड है, तो एक बार आ गई तो माइंड में बता देता हूँ कि दिल्ली में क्लासेस हुआ करती थी, हम लोग पढ़ाया करते थे दिल्ली में। ये बात तकरीबन 3-4 साल पुरानी है। ऑफलाइन तब बहुत बढ़िया चला करता था, अब तो आप जानते ही हैं ऑनलाइन है ना। तो क्लास ख़त्म हुई, तो क्लास ख़त्म होने के बाद ऐसा कुछ मन किया कि चलो कुछ खा लेते हैं, ऐसे ही कुछ मन किया, चटपटा खा लेते हैं, कुछ टिक्की पापड़ी चाट टाइप का। तो आपने देखा होगा वो गोलगप्पे वाले होते हैं, वो अपना सामान ऐसे साथ में लेके चलते हैं, जगह जगह टहलते हैं, जिसने खाना होता है वहाँ रुक जाते हैं, वो ऐसे स्टैंड लगाते हैं, उसके ऊपर वो टोकरी रखते हैं, फिर पन्नी चढ़ाते हैं हाथ में और गोलगप्पे खिलाते हैं। ये सुन, तो ऐसे कोई बंदा दिख गया था भाई कोचिंग के बाहर, GTB नगर मेट्रो स्टेशन था, तो वहाँ पे वो बंदा था, हमने उसको रोक लिया और गोलगप्पे खाने लगे। मैं और एक और टीचर थे, हमने गोलगप्पे खा लिए, और क्लास की कुछ कन्याओं ने जाते हुए देख लिया, मतलब वहाँ से वो जा रही थी, और उन्होंने देखा अरे ये रीजनिंग वाले सर और इंग्लिश वाले सर गोलगप्पे खा रहे हैं, क्या बात है क्या बात है। अगले दिन क्लास में जब आए, क्लास ख़त्म होगी, क्लास ख़त्म होने के बाद वैसे सवाल जवाब बच्चे करते हैं तो डाउट्स पूछते हैं, तो उस टाइम पे वो बोलती लड़की, सर आप गोलगप्पे भी खाते हो, हमें नहीं पता था। मतलब आप स्टेटमेंट देखो, सर आप गोलगप्पे भी खाते हो, मतलब इस तरीके से गोलगप्पे खाते हो क्या मतलब है। वही वाली बात, दूसरे ग्रह से आए हैं क्या? टीचर्स भी तो वही सेम इंसान है जो आप हैं, आप चाउमीन बर्गर मोमोज खाते हैं, हम भी खा लेते हैं भाई, क्या हो गया। हालांकि चलो ठीक है, लेकिन है तो सेम ही है ना।
तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, टीचर्स भी वही सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में जितना कि कोई ऑर्डिनरी मैन फेस करता है। बच्चे सोच जाते हैं कि टीचर ना जो हमें गाइड कर रहा है इसको सारी नॉलेज है, इसको सब आता है। ऐसे थोड़ी होता है, हम भी क्वेश्चन करते टाइम कभी कभी गलतियां कर देते हैं। बच्चे सोचते हैं ये परफेक्ट है, गलती कर ही नहीं सकता, ये मोटिवेशन दे रहा है, इसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं। ऐसे थोड़ी होता है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी लाइफ में भी आते हैं, हम भी टैकल करते हैं, हम भी सीखते हैं, हम भी स्ट्रगल करते हैं। ये नहीं कि नौकरी मिल गई कामयाब हो गए। तो थोड़ा सा बस इससे रिलेटेड बात आ रही थी तो मन में बता दी। चलो जी, टॉपिक से डाइग्रेस नहीं करते हैं, आ जाते हैं, है ना। फिर कहेंगे सर बात बहुत करते हैं पढ़ाते टाइम, हालांकि मैं बहुत रेयर करता हूँ, क्लास खत्म होने के बाद करता हूँ, लेकिन ये रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं तो रिकॉर्डिंग्स में तो चलो खैर आ जाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, फटाफट से इन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे, फटाफट से बनाइए जल्दी से। द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेज एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स आर इनसेन। ऐसा इंसान जो अपनी इंद्रियों पे विश्वास नहीं कर सकता है, एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स, और जो किसी और चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकता है, वो इनसेन है। तो भाई यहाँ पे क्या बनना चाहिए, आप देखिए कि एंड से दो दो क्लोज जुड़े हुए हैं, ध्यान से देखो। एक तो ये वाला क्लोज जुड़ा हुआ है, द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेस, मतलब जो अपनी सेंसेस पे ही, मतलब जो वो देख रहा है, जो वो स्मेल कर रहा है, जो वो टेस्ट कर रहा है, अगर अपनी सेंसेस पे ही बिलीव नहीं कर सकता है, और मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स आर इनसेन। अच्छा मेरी बात समझना, एंड से एक तो ये वाला क्लोज जुड़ा हुआ, फटाफट देखें, और एक ये वाला क्लोज जुड़ा हुआ, ध्यान से देखें, हाँ कि ना। जैसे मैंने बोला यू एंड आई, यू एंड आई, अब बताओ इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, आपको पता है आर आएगा, क्योंकि जब दो चीज़ें एंड से जुड़ती हैं तो वर्ब प्लूरल लगाते हैं। दो नाउन या प्रोनाउन जब आपके एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल आता है। तरुण एंड राहुल, हैज़ होगा, हैव होगा, हैव होगा, यस और नो। दो जब नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ते हैं हम प्लूरल लगाते हैं। ऐसे ही जब दो क्लोजेस भी एंड से जुड़ते हैं तो एक और एक मिलके प्लूरल बनता है, आगे प्लूरल वर्ब आती है। तो ध्यान से देखो कि एक क्लोज तो ये है, इस क्लोज में आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसी को ही रिलेट कर रहा है, ये वर्ब भी इसी के अकॉर्डिंग आई हुई है, यस और नो। और अगले क्लोज में वही सेम, मैन यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये कैन नॉट बिलीव, जैसे कैन नॉट बिलीव इधर से ये कैन नॉट बिलीव आई हुई है, यस और नो। तो दो क्लोज है यहाँ पे, दो क्लोज एंड से जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए तो एक और एक मिले कितने बन गए, दो, इसलिए जो वर्ब आई हुई है ये प्लूरल आई हुई है यहाँ पे। अब समझ में आया ये वर्ब किसकी है। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह इतना, एक तो ये वाला पार्ट और एक यहाँ से लेकर यहाँ वाले पार्ट की जगह दो बंदों के नाम लिख दूँ, राहुल एंड तरुण, राहुल एंड तरुण आर इनसेन, इनसेन का मतलब पागल, तो तब भी आपको सही लग रहा है ना। वो दो वर्ड्स ना लिख के, दो नाउन्स ना लिख के, दो प्रोनाउंस ना लिख के, दो क्लोज लिखे हुए हैं। दो क्लोजेस भी जब एंड से जुड़ते हैं तो प्लूरल सेंस देते हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब आई हुई है। समझ में आया। तो ये आर किसके लिए आया हुआ है, एक तो इस वाले क्लोज के लिए और एक इस वाले क्लोज के लिए, कि ये वाला इंसान भी और ये वाला इंसान भी पागल है। क्लियर। चलो 26. The available statistics indicate that the population of the world will double in about 30 years and human life will become more and more miserable. खराब होती चली जाएगी। स्टैटिस्टिक्स की भी बात हुई थी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स अकेले आते हैं, सिंगुलर होते हैं। अपने पहले दा, माय, आवर, योर कुछ भी लेके आते हैं, तब ये प्लूरल होते हैं, वर्ब भी प्लूरल लेते हैं। इंडिकेट आएगा, शायद नो एरर है, बिल्कुल सही। अच्छा ऊपर वाले में भी नो एरर था ना, आर आया हुआ था, नो एरर था, है ना, दोनों में नो एरर है, ध्यान रखना। ठीक है चलो 27 है शिंगल्स। शिंगल्स होता है दाद की बीमारी। अब आपको पता दिखता प्लूरल है, होता सिंगुलर है, इज आना चाहिए। बीमारियों के नाम, बुक्स के नाम, मूवीज के नाम दिखते प्लूरल हैं, होते सिंगुलर हैं। व्हाट वर वंस ग्लोरियस फोर्ट्स आर नाउ नथिंग बट पाइल्स ऑफ रबल। एक समय पहले जो एक महान किले हुआ करते थे, आज वो कुछ भी नहीं है, बस रबल है। रबल मतलब ढेर है, बस बेसिकली ढेर का बस ऐसे इकट्ठा हो रखा है, मिट्टी का ढेर इकट्ठा हो रखा है। तो वट वर वंस ग्लोर, ये वर्ब है, उसका सब्जेक्ट ये है, और प्लूरल ही क्यों लिखी हुई है, क्योंकि ग्लोरियस फोर्ट्स की बात हो रही है, यस और नो। तो जो ग्लोरियस फोर्ट्स, जो एक टाइम पे फोर्ट्स ग्लोरियस थे, आज वो कुछ भी नहीं है। तो पहले पास्ट की बात हो रही है, अब प्रेजेंट की बात हो रही है, दोनों में आर और वर आना चाहिए, क्योंकि बात फोर्ट्स की हो रही है, यस और नो, किलो की हो रही है। लेकिन यहाँ पास्ट की बात कर रहा है, यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहा है कि एक समय में जो फोर्ट्स ग्लोरियस थे, आज वो कुछ भी नहीं है। तो जब पास्ट की बात की तो वर लगा दी फोर्ट्स के लिए, जब प्रेजेंट की बात की नाउ तो हमने आर लगा दिया, यस और नो, मतलब नो एरर है इसके अंदर, किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं है। वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ और वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ आर योर पर्सनल प्रॉब्लम। आपने अभी ये वाला क्वेश्चन किया ना 25th,
जिसमें एक क्लोज ये रहा, फिर एंड आया, और दूसरा क्लोज दा से लेकर ये रहा, और फिर आई वर्ब। आपने देखा क्लोज नंबर 1 और क्लोज नंबर 2 दोनों मिला के एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए प्लूरल आया हुआ है। जब आपको पता है कि दो नाउन आपके एंड से जुड़ते हैं तो एक और एक मिलके दो बनते हैं, प्लूरल वर्ब आती है, आप सब जानते हैं ना। लेकिन वहीं अगर दो नाउन और से जुड़ जाएं तो ये वो आइदर और नाइदर नोर वाला हो जाता है, जिसमें नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ये जैसा नाउन होगा वैसी वर्ब होगी, यस और नो। अगर दो नाउन और से जुड़ जाएं, जैसे मैंने कहा यू एंड आई, तो आर आएगा। फिर मैंने कहा यू और आई, अब आई के अकॉर्डिंग आएगा, अब आई के लिए एम आता है। समझ में आया पॉइंट? मैंने कहा यू एंड ही, अब ही के अकॉर्डिंग आएगा, ही के अकॉर्डिंग इज आता है या वॉज आता है। समझ में आ रहा है पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ? अगर एंड जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़े हुए हैं तो दोनों के अकॉर्डिंग, और लगा हुआ है तो लास्ट वाले के अकॉर्डिंग। आपने देखा अगला क्वेश्चन में दो क्लोजेज और से जुड़े हुए हैं, दो नाउन्स की जगह दो क्लोजेज हैं। देखो, वेदर यू शुड गेट मैरिड, क्या आपको शादी करनी चाहिए, या फिर वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ, या आप सिंगल रहना चाहते हैं, आर योर पर्सनल प्रॉब्लम। अब आप देखो, एक क्लोज ये रहा और एक क्लोज ये रहा, और से जुड़े हुए हैं। और से मतलब ये वाला नियरेस्ट सब्जेक्ट नियरेस्ट होगा, तो लास्ट वाला क्लोज नियरेस्ट सब्जेक्ट है, पूरा क्लोज नियरेस्ट बना हुआ है, तो पूरा क्लोज हमेशा सिंगुलर होता है। सिंगुलर होता है तो हम क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। समझ में आया क्या कहा मैंने? पक्की बात है। मैं अगर कह दूं यू और ही, तो आप क्या करेंगे? इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इज आएगा ना, ऐसे ही करेंगे ना। ऐसे ही यहाँ पे ये क्लोज था और फिर वेदर से लेकर एक और क्लोज था, और ये रही वर्ब, और से जुड़े हुए हैं। और से मतलब ये वाला क्लोज मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, क्लोज हमेशा सिंगुलर होता है। अगर दो एंड से जुड़े होते, यहीं पे अगर ये एंड लिखा होता तो फिर वो आर सही था, लेकिन एंड यहाँ हो ही नहीं सकता था क्योंकि वेदर लिखा हुआ है, वेदर के साथ और ही यूज करते हैं। बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट हैं ये वाले, बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट हैं। ईच फैकल्टी मेंबर एज वेल एज से पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है, उसके बाद कुछ भी आ जाए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मेन सब्जेक्ट नहीं है। वर्ब आई हुई है, वर उसके अकॉर्डिंग ये रहा सब्जेक्ट। ईच फैकल्टी मेंबर सिंगुलर है तो वोज आएगा। समझ में आया? डज हिज डेली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लीव टाइम टू पॉन्डर ओवर इंटरनेशनल अफेयर्स, जो उसकी डेली लाइफ की स्ट्रगल्स चल रही हैं, क्या टाइम बचता है इंटरनेशनल चीज़ों के बारे में भी सोचने का? पॉन्डर का मतलब सोचना, तो डज सिंगुलर होता है, हिज डेली स्ट्रगल सिंगुलर है। डज हिज डेली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लीव टाइम, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई हुई है। टू के बाद पहली फॉर्म आती है, पॉन्डर सही है, नो एरर है, इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं है। देख लें, हाँ जी एकदम सही है बिल्कुल। आइदर दी मैनेजर, ये वही वाला आ गया, आइदर के साथ सब्जेक्ट है, और के साथ सब्जेक्ट है। जो मेन सब्जेक्ट ये वाला है तो वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग प्लूरल है, तो प्लूरल ट्राई आई हुई है, नो एरर बनेगा, बिल्कुल सही है। चैलेंज ये आगे और देखें। एवरी मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज, मैंने कहा था क्या कि दो नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हैं, चाहे एक के पहले ईच हो, एक के पहले एवरी हो, दोनों के पहले हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, ध्यान रखना, हैज आएगा। इन आवर विलेज इट वॉज ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मतलब मैंडेटरी है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टू बाय हिज ऑन इंस्ट्रूमेंट्स, नो एरर है शायद, कि हमारे कॉलेज में ये मैंडेटरी है हम सबके लिए, हम सारे स्टूडेंट्स के लिए। ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है कि वो बाय करेंगे खुद का ऑन इंस्ट्रूमेंट। हिज भी किसके लिए? ईच के लिए आया हुआ है मेरे ख्याल से, प्रत्येक की बात हो रही है, देर नहीं आ सकता, नो एरर है, नो एरर है, बिल्कुल सही। दोज एथलीट्स, वो एथलीट्स हु डिड नॉट एडहेयर टू का मतलब फॉलो करना, वो एथलीट्स जो फॉलो नहीं करते हैं रूल्स ऑफ एथलेटिक्स के, उन एथलेटिक्स को वंचित किया गया है पार्ट लेने से चैंपियनशिप में। किनको? जो फॉलो नहीं करते हैं उनको। मेन सब्जेक्ट ये वाले एथलीट्स हैं, क्या आएगा बेटा? वर आएगा। समझ में आया? पक्की बात, क्योंकि हु रिलेट कर रहा है एथलीट्स को। ये वाली जो वर्ब आई हुई है डिड नॉट एडहेयर, ये भी एथलीट्स के लिए आई हुई है। टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होते हैं। ये वर्ब आई हुई है, इसका सब्जेक्ट भी एथलीट्स ही है। यस और नो? वो एथलीट्स जो फॉलो नहीं करते हैं उन्हीं एथलीट्स को वंचित किया गया। डिप्राइव ऑफ का मतलब वंचित करना, ध्यान रखना, डिप्राइव के साथ ऑफ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है, इसका मतलब वंचित होना। जैसे शी इज डिप्राइव्ड ऑफ हर फ्रीडम, उसको उसकी आज़ादी से वंचित किया गया, घर में उसको बंदिशें बहुत लगाई गई हैं। वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल, वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, इज आएगा यहाँ पे। बहुत सारों में से एक की बात हो रही है ना।
नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स बट मैरी, ये नॉट के साथ एक सब्जेक्ट है, बट के साथ एक सब्जेक्ट है, ये वाला मेन सब्जेक्ट होता है नियरेस्ट, वर्ब भी सिंगुलर है, नो एरर है। द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स आर रिवोल्यूशनरी, कि जो आइडिया जिसमें इंट्रोड्यूस करेंगे जीन्स को करेक्ट करने के लिए हेरिटेबल और अदर डिसऑर्डर, हेरिटेबल मतलब जो आपको माँ बाप से डिसीज मिले हैं, बेसिकली जो मम्मी पापा को थे आपको भी हो गए, ठीक है। तो क्या मेन बताओ भाई, आर रिवोल्यूशनरी, वर्ब है तो सब्जेक्ट बताओ भाई, ऑफ प्रेपो, प्रेपो के बाद आते हैं ऑब्जेक्ट, टू इन्फिनिटिव है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू करेक्ट व्हाट, टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स। तो ये हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स जो हैं बेसिकली ये क्या है, ये क्या है, ये इन्फिनिटिव के भी ऑब्जेक्ट हैं। रिवोल्यूशनरी क्या है, रिवोल्यूशनरी आइडिया है ना, सब्जेक्ट तो मेन आइडिया, ध्यान से देखो आइडिया इसमें इंट्रोड्यूस किया जीन्स को ठीक करने के लिए इन सारी चीज़ों को, वो रिवोल्यूशनरी है। क्या रिवोल्यूशनरी, आइडिया इज आएगा यहाँ पे, समझ में आया सबको। एन एबिलिटी टू श्रिंक एंड रिड्यूस वन सेल्फ टू अ टाइनी फॉर्म, एक ऐसी एबिलिटी जिसमें आप अपने आप को छोटा कर लेते हो और इतना सा बना लेते हैं, और उसमें आप रिवर्स भी कर देते हैं प्रोसेस को, मतलब बड़े भी हो जाते हैं जब आपका मन करे। ये जो एबिलिटी है ये बिलोंग करती है रियल्म ऑफ फैंटेसी से, और ये बस आप सुनते हैं कहाँ पे, फेरी टेल्स मतलब कहानियों में, या फिर जो ये हैरी पॉटर टाइप की कहानियाँ होती है वहाँ सुनते हैं। देखा जजंतरम मंत्रम में अपने आप को बड़ा कर लिया, अपने आप को वो छोटा कर लिया, या जिन की तरह आपने देखा हुकुम मेरे आका वो इतना बड़ा हो गया है फिर वो छोटा सा हो गया है। ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, फैंटेसी में ही तो होती है। फैंटेसी मतलब इमेजिनेशन में ही तो होती है, या कहानियों में होती है, असली में थोड़ी है। ओम बाम ऐसे करके एकदम बिल्कुल छोटे बड़ी थोड़ी हो जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो मीनिंग समझ में आया, बाद में क्वेश्चन पे। एन एबिलिटी ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कहाँ है, टू के बाद पहली फॉर्म है एंड रिड्यूस वन सेल्फ, ये भी टू के लिए और ये भी टू के लिए आई हुई है, फर्स्ट फॉर्म है। एक ऐसी एबिलिटी जिसमें आप श्रिंक हो जाते हैं या रिड्यूस हो जाते हैं, अपने आप को छोटा सा फॉर्म दे देते हैं, मतलब बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, और जिसमें आप रिवर्स भी कर देते हैं प्रोसेस को जब आपका मन होता है। ये चीज़ बिलोंग करती है, क्या चीज़ बिलोंग करती है, ये एबिलिटी बिलोंग करती है एक ऐसी दुनिया से जो कि सिर्फ इमेजिनेशन की है, रियलम ऑफ फैंटेसी। तो जो बिलोंग्स वर्ब आई हुई है बेटा, उसका सब्जेक्ट ये एबिलिटी है। एन एबिलिटी सिंगुलर है तो देखो बिलोंग्स भी सिंगुलर है, समझ में आया। दूसरा, टू के बाद ये फर्स्ट फॉर्म है, एंड लिखा हुआ है तो ये भी टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ये इसके लिए आया हुआ है। एंड टू रिवर्स देखो, एंड के बाद फिर से फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, लेकिन जो ये वर्ब बिलोंग्स आई हुई है ये एबिलिटी के लिए आई हुई, कि ये एबिलिटी है ये बिलोंग करती है एक इमेजिनरी दुनिया से। और ये जो एबिलिटी है ये बस आप सुनते हैं कहाँ पे, ये इस भी आया हुआ देखो, एबिलिटी के लिए सुनाई देती कहाँ पे मिलती है आपको, फेरी टेल्स में, कहानियों में। नाइदर रजनी नॉर रागिनी, इसके बाद वाला मेन सब्जेक्ट है वॉज आना चाहिए। चलो भाई आ जाओ, बनाओ इनको। हैव आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स बीन सिलेक्टेड, ये उसमें गया हुआ है इंटेरोगेटिव में, बात तो दो की हो रही है ना, और आइदर लिखा हुआ है। आपको पता है आइदर ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आती है। आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज गोइंग देयर होता है, ना कि आर गोइंग देयर। अब ये इंटेरोगेटिव में लिखा हुआ है तो टू कैंडिडेट्स हैं, आइदर भी है तो वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी ना, चाहे इंटेरोगेटिव में कर दो। आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैज बीन बोल दो, या हैज आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स बोल दो। अफर्मेटिव ना लिख के इंटेरोगेटिव लिख दो, बात तो वही है, वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी ना। नन ऑफ द 5 प्लेयर्स, 5 में से एक भी नहीं। वो 5 प्लेयर्स कौन से जिनको चूज किया गया, जिनको चांस दिया गया ज्वाइन करने का इस टीम में, वो कॉन्फिडेंटली खेलते हैं। दोबारा पढ़ते हैं, नन ऑफ द 5 प्लेयर्स हु हैव बीन गिवन अ चांस टू ज्वाइन दिस टीम प्ले कॉन्फिडेंटली। क्या मतलब कि 5 प्लेयर्स में से एक भी नहीं। कौन से 5 प्लेयर्स, जिन 5 प्लेयर को चांस दिया गया था ज्वाइन करने का इस टीम में, उनमें से एक भी कॉन्फिडेंटली नहीं खेलता है। अब कौन कौन सी वर्ब किसके लिए है, देखो हु तो रिलेट कर रहा है प्लेयर्स को, तो ये हैव बीन जो आया हुआ है ये प्लेयर्स के अकॉर्डिंग आया हुआ है, लेकिन ये जो प्ले कॉन्फिडेंटली ये वाली वर्ब है ये नन के लिए आनी चाहिए। अब बहुत तगड़ा कन्फ्यूजन है इंग्लिश लैंग्वेज में, नन के लिए सिंगुलर वर्ब भी आती है, ध्यान रखना, और नन के लिए प्लूरल वर्ब भी आती है। बहुत सारे ग्रामेरियंस कहते हैं सिंगुलर, बहुत सारे कहते हैं प्लूरल, लेकिन दोनों यूज़ होती है, ध्यान रखना, चूज़ नहीं कर सकते। ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर देखने को आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। कुछ टीचर्स बता देंगे सिंगुलर, कुछ टीचर्स लॉजिक देके प्लूरल बता देंगे। बहुत सारे लॉजिक्स हैं इनके पीछे, मैं इसको डिस्कस ही नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने भी बहुत बुक्स पढ़ी हैं,
जिसमें कुछ ग्रामेरियंस कहते हैं सिंगुलर और कुछ प्लूरल को भी सही मानते हैं। तो इसमें आप नो एरर मानेंगे, ध्यान रखना। नन ऑफ द बॉयज इज गोइंग भी होता है, नन ऑफ द बॉयज आर गोइंग भी होता है, दोनों होता है। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हैं तो सिंगुलर हम लोग प्रेफर करते हैं। वैसे क्यों प्रेफर करते हैं? मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर जानना चाहते हैं, मैं सिंगुलर प्रेफर करूंगा। एग्जामिनेशन में दोनों सही होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन सिंगुलर ही क्यों? नन ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब क्यों हम लोग चूज करते हैं? कारण यह है कि 5 में से एक भी नहीं की बात हो रही है, एक भी नहीं, सिंगुलर का सेंस देता है। लेकिन कोई बात नहीं, प्लूरल भी सही मानते हैं। तो ये जो वर्ब आई हुई है ये नन ऑफ के लिए आई हुई है कि 5 में से एक भी नहीं ढंग से प्ले करता है, कॉन्फिडेंटली प्ले करता है। नो एरर है, ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि प्लेस भी सही है यहाँ पे। What she says and what she does are incomprehensible। जो वो कहती है और जो वो करती है, आप फिर से देखो, एक क्लोज और एक क्लोज एंड से जुड़ा हुआ है, 2 है तो आर आना चाहिए। नो एरर। Where she went and where she left, फिर से एंड से एक क्लोज ये है, एक क्लोज ये है, फिर से आगे आर आया हुआ, ध्यान से देखो, नो एरर है। समझ में आया पॉइंट? Nobody else but these comely young women। comely मतलब ब्यूटीफुल। आपको पता है बट यहाँ प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, वो नोबडी एल्स है और वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। यहाँ पे बहुत लोग हैव भी लिखा सही मान देते हैं, लेकिन मेरे नज़रिए में एकदम गलत है, हैज़ आना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि नोबडी एल्स, एवरीबडी एल्स के बाद जब बट आता है तो कैसा भी नाउन प्रोनाउन आ जाए वर्ब सिंगुलर आती है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट ये होता है। क्योंकि बट यहाँ पे सिवाय का सेंस देता है। जब बट सिवाय का सेंस देता है लेकिन का नहीं देता, तब वो प्रेपोजिशन होता है। और प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं और वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, और नोबडी एल्स सब्जेक्ट है और नोबडी समबडी ये सब सिंगुलर होते हैं, इसलिए हैज़ लगाते हैं। देखो भाई ये लॉजिक है, लेकिन बहुत लोग हैव को भी सही मान रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो इन खूबसूरत महिलाओं को छोड़ के किसी ने भी प्रैंक को प्ले नहीं किया है, तुम्हारे ऊपर मजाक नहीं किया है, बट इट इज़ पिटिएबल। और ये पिटिएबल का मतलब कि थोड़ी सी दया करने वाली बात है, दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट, और आप समझते नहीं हैं। सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस, प्लूरल है ना तो हैव बीन आएगा ना, हैव बीन मेड बाय फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी। इफ एनी प्रूफ वॉज नीडेड, प्रूफ सब्जेक्ट का वॉज नीडेड वर्ब है। टू शो दैट यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, भाई सिंगुलर आएगा, हैज आना चाहिए यहाँ पे। हैज लिटरली बिकम अ पॉलिसी टूल। इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव, अरे अनरियल कंडीशन के लिए तो वर आता है ना, जिंदा थोड़ी हो सकते हैं वो। अगर जिंदा होते तो वो रोने लग जाते प्रेजेंट कंडीशन को देख के भारत की, है थोड़ी। अगर मैं पक्षी होता, मैं पक्षी हूं नहीं ना, वर शी अ बर्ड होता है। इसको वैसे बोलते हैं इफ शी वर अ बर्ड, मैंने आपको बताया था, इफ शी वर अ बर्ड को वर शी अ बर्ड भी बोल सकते हैं, समझाया था मैंने। देयर वर अ रिपोर्ट्स अ फ्यू डेज बिफोर द एक्रेसेशन कमेंस। वैसे ये बता दूं क्या है, जैसे ये होता है ना, इफ आई वर अ बर्ड, एक स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। आप इस स्ट्रक्चर को ऐसा भी बोल सकते हो, इफ को ड्रॉप मार दो, वर को इधर ले आओ, आई को इधर ले आओ और ऐसा लिख दो, वर आई अ बर्ड, एक बात है। तो वर शी अ बर्ड का मतलब इफ शी वर अ बर्ड ही होता है। अगर वो पक्षी होती तो वो डेफिनेटली उड़ती, तुम्हारे पास आ जाती, और क्योंकि वो तुम्हारे बिना रह नहीं सकती है, तुम्हारे प्रेम में पागल है, दीवानी है, मर जानी है क्या? ऐसा भी कोई होता है क्या? इतना स्नेह गहरा। देयर वर रिपोर्ट्स, अब देयर के बाद जो वर्ब आती है वो बाद वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड होती है। रिपोर्ट्स प्लूरल है तो वर्ब सही लिखा हुआ है, नो एरर है। क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई? बहुत ज़बरदस्त चैप्टर था, मुझे तो बहुत मज़ा आया आपको ये चैप्टर पढ़ा के। आपको कैसा आया? मज़ा कैसा फील हुआ? अच्छा फील हुआ तो अच्छी बात है। सीख रहे हैं तो आप लोग सीख रहे हैं तो कमेंट करके बताओ भाई, क्या सीखा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ तो बताओ। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक कर दो फटाफट से, यहाँ तक आ ही गए हो तो। टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए होंगे, पीडीएफ आपके पास आ ही रही है, और भी पीडीएफ आती रहेंगी। सेशंस को कंसिस्टेंटली देखना है, रुकना नहीं है बीच में। पिछली क्लास में भी समझाया था, कोई चैप्टर अगर वीक है तो दोबारा पढ़ लो उसे, वोकैबुलरी पढ़ लो अलग से, रीडिंग करते रहो, सारी चीज़ों पे ध्यान दो, इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होगी। और भी बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाने वाला हूँ मैं आप लोगों के लिए, छोड़ूंगा नहीं आपको मैं, क्लियर है? बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस बहुत। और वोकैबुलरी के लिए भी मैं बहुत जल्दी सेशंस शुरू करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, निश्चिंत रहिए। एक सरप्राइज़ है, तो सरप्राइज़ तो क्या है यार, सरप्राइज़ मैं कोई सेंटा क्लॉज थोड़ी हूँ सरप्राइज़ लेके आऊँगा। लेकिन हाँ, बच्चों को सरप्राइजेज अच्छे लगते हैं तो सरप्राइज़ है भाई, है ना, कि सर चीज़ी लाएंगे, है ना, चीज़ी लाऊंगा। खैर चलो, तो वोकैबुलरी के सेशंस बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ मैं।
पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, ट्रेंडिंग वर्ड्स, जार्गन, फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स, प्रीवियस ईयर वर्ड्स, सब पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। इन सेशंस को कंप्लीट कर लो, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास। टेलीग्राम चैनल तरुण ग्रोवर इंग्लिश। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, टेक केयर। दूसरा पॉइंट ये है कि जिन बच्चों को नहीं पता है कि मैं अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ाता हूँ, अगर आप अनअकैडमी प्लस पे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे मेरे जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी कोर्सेज, उन सब का आप अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है कि मेरे जितने भी कंसेप्चुअल और जितने भी प्रैक्टिस कोर्स, जितने भी कॉन्सेप्चुअल, जितने भी प्रैक्टिस कोर्सेज हैं, उनका लाइव सेशंस देख सकते हैं और रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं जो मैंने पढ़ा दी हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो मैं पढ़ाऊँगा उनको लाइव भी देख सकते हैं, आने वालों को जो भी चल रहे हैं, जिसमें आप IBPS क्लर्क के प्रीलिम्स मेंस के सारे कोर्सेज, IBPS PO के प्रीलिम्स मेंस के, SBI क्लर्क के, SBI PO के, RRB PO क्लर्क मेंस के, डिस्क्रिप्टिव लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, लेवल अप कोर्सेज ऑफ कोर्स, जिसमें लेवल के हिसाब से हमने तैयारी करवाई है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करने से आपको सारे कंटेंट का एक्सेस मिल जाएगा जो मैंने पढ़ा दिए हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं पढ़ाऊंगा, जो पढ़ा रहा हूँ और जो पढ़ाऊंगा वो लाइव आप देख सकते हैं। जो मैंने पढ़ा दी है उनकी रिकॉर्डिंग्स ऑफ कोर्स अवेलेबल हैं। तो अगर, और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी प्लस पे सिर्फ इंग्लिश नहीं है, बाकी सारे टीचर्स भी हैं। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब सिर्फ इंग्लिश का एक्सेस नहीं है, कोई इंग्लिश का पर्टिकुलर कोर्स नहीं है, सारे टीचर्स का एक्सेस आपको मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस। क्वांट्स हो, रीजनिंग हो, जनरल अवेयरनेस हो, एक सब्जेक्ट के 10-10 टीचर हैं, जिससे आपको अच्छा लगता है, जहाँ से आपको जो पढ़ने का मन करता है आप पढ़िए, बिल्कुल बेझिझक हो गए, है ना। तो अगर सब्सक्राइब अगर आप करना चाहते हैं तो अभी अनअकैडमी प्लस का कुछ ये डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है इस वीक का, 24 सितंबर तक का ये ऑफर है। इसमें आपको जो भी फीस है उसके ऊपर 15% आपको ऑफ मिल रहा है। आप ये रेफरल कोड अप्लाई कर लीजिएगा, T555। क्या रेफरल कोड है? T555। आप रेफरल कोड अप्लाई करेंगे, इस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ ठीक है सर, इसके ऊपर भी 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है। आप लोग एनरोल करना चाहें, वहाँ पढ़ना चाहें तो मुझसे पढ़ सकते हैं। कंप्लीट बैंक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ड्यूरेशन रहता है अनअकैडमी प्लस का 1 महीने का भी है, 3 का, 6 का, 1 साल का, 2 साल का। तो जितना ज़्यादा आप ऊपर चलते जाएंगे उतना सस्ता पड़ता जाएगा। वैसे 1 साल का बेस्ट रहता है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, सारे सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं। तो 6500 का है वो आपको 4973 का 1 साल का। कहाँ हम ऑफलाइन में इतनी ज़्यादा फीसेस दिया करते थे, 18-18 हज़ार रुपये फीस दिया करते थे, वहाँ 4973 में लगभग 5,000 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट, सारे टीचर्स मिल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत महंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है किसी भी तरीके की, आप फ्री क्लासेस देख के कंटेंट को कुछ सीखना चाहते हैं तो वहाँ से देखिए, वो भी ज़बरदस्त क्लासेस हैं। आपको प्रीमियम कंटेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा कंटेंट चाहिए, स्ट्रक्चर्ड में क्लासेस चाहिए और डिस्क्रिप्टिव की भी क्लासेस चाहिए, तो वहाँ से भी आप अनअकैडमी प्लस पे भी आ सकते हैं। सब्सक्राइब कैसे करना है? तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको अनअकैडमी की लर्निंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, अपने रजिस्टर्ड नंबर से लॉगिन कर लेना है इसके अंदर। उसके बाद बैंक एग्जामिनेशन गोल सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं अनअकैडमी प्लस पर बैंक एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाता हूँ, SSC के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, ना ही दूसरे किसी के लिए। यूट्यूब पर मैं सारे एग्जामिनेशन को कवर करके चलता हूँ, लेकिन वहाँ पर ओनली बैंक एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो गेट सब्सक्रिप्शन पर आप लोग जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा देगा 24 महीने, 12 महीने और 6 महीने का। तो मैंने कहा जैसे 12 महीने का या 24 महीने का, अगर आप कॉलेज में तो 24 महीने वाला भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी फीस आपको दिखाई दे रही है उस पर 15% आपको ऑफ मिल जाएगा, बशर्ते ये कि आप रेफरल कोड अप्लाई करें। ये T555 रेफरल कोड है, और हो सकता है कि वहाँ पे और भी कोई ऑफर चल रहा हो, उसमें भी और भी 10% आपको डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाए। तो आप जब ओपन करेंगे तो आपको अपने आप ही वहाँ दिख जाएगा कि कौन सा अभी ऑफर चल रहा है, किसको आप अवेल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आपको जब आप इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे, T555। आप कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, CET का भी चूज़ कर सकते हैं, जिसमें बैंक, SSC, रेलवे सारे एग्जामिनेशन को कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बैंक एग्जामिनेशन में ही मिलूंगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रेफरल कोड बता दिया और प्राइसेस का मैंने ऑफर बता दिया, 24 सितंबर तक चल रहा है। इसके बाद भी आते रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए चल रहा है T555। तो ये तो होगी अनअकैडमी प्लस की क्लासेस की बात। जो इंटरेस्टेड है सिर्फ उनके लिए, और जो नहीं इंटरेस्टेड भाई, जो फ्री पढ़ना चाहते हैं, जिनको बस फ्री कंटेंट अवेल करना है, तो फ्री में भी कोई दिक्कत नहीं है, भरा पड़ा कंटेंट कंज्यूम करो। इसे भी आ रहा है क्लासेस, मैंने बता दी। 27 सितंबर से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं 2 बजे, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, मिलते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चंस को। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, टेक केयर।